Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. पूरे ट्रम्प के इलेक्शन कैंपेन में एक वर्ड कई बार रिपीट हुआ है, डीप स्टेट का। और इस पर्टिकुलर डीप स्टेट को लेके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि भाई हमारा जो नेक्स्ट टर्म होने वाला है वो इस पर्टिकुलर डीप स्टेट ऑफ यूएस को अनमास्क करने के लिए है। और इसके वजह से कई एनालिस्ट ने ये भी लिखा कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है ट्रम्प बाय कॉलिंग सम पार्ट ऑफ द इंटायर सिस्टम एज अ डीप स्टेट। कट नहीं, वील डू दिस अगेन। 1 2 3 स्टार्ट। क्या आपको पता है कि डीप स्टेट क्या होता है? डीप स्टेट एक ऐसा कंसेप्ट है जो जियोपॉलिटिक्स में ये एम्फसाइज करता है कि इलेक्टेड लीडरशिप के बावजूद एक और सेट ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ट्रू या रियल पावर रहता है। अब ये जो वर्ड है डीप स्टेट, ये कई बार यूज किया गया है, कई स्कॉलर्स एनालिस्ट ये बहुत बार रिपीट किया जाता है, स्पेशली जब हम पाकिस्तान या चाइना की बात करते हैं। बट हाल ही में अगर आपने ट्रम्प के इलेक्शन कैंपेन को स्टडी किया है केयरफुली तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कई बार ये डीप स्टेट वर्ड का मेंशन किया है और कहा है कि अगर वो इलेक्ट होंगे तो यूएस के डीप स्टेट को वो डिसमेंटल करेंगे और उसके लिए ही इज रेडी टू टेक एनी हार्श डिसीजन दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये डीप स्टेट का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डीप स्टेट एक्चुअली में रहता है, क्योंकि जब भी हम डीप स्टेट की बात करते हैं हमेशा रेफर करते हैं टू अथॉरिटेरियन कंट्रीज। बट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई एट द बेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी आपको डीप स्टेट दिखेगा। एंड यही डीप स्टेट है जो एक्चुअली में कंट्री को रन करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में डीप स्टेट होता क्या है, समझेंगे विद एग्जांपल्स ऑफ पाकिस्तान, ईरान, चाइना। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीप स्टेट ऑफ यूएस क्या है एंड इंडिया में क्या डीप स्टेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता एंड आई वेलकम यू टू दिस एनालिटिकल वीडियो। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज अ डीप स्टेट। तो मैं क्लास में हमेशा कहती हूं कि डीप स्टेट जो होता है, जो दिखता है उसके पीछे के पावर को डीप स्टेट कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपको दिख रहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको दिख रहा है कि एक काउंसिल है, पार्लियामेंट है, सब कुछ हो रहा है, डिबेट हो रही है। बट जो एक्चुअल पावर है कुछ बदलाव लाने के लिए या वॉर डिक्लेयर करने के लिए या न्यूक्लियर कोड जिनके पास है वो तो कोई और ही है। वो एक्चुअली में अनइलेक्टेड लोग होंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होगा जो कि एक्चुअल पावर रखता है। अब अगर आप पूरे जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे जो कि किंग नहीं है, किंग मेकर हैं। बट किंग मेकर होते साथ उन्हीं के पास ट्रू पावर भी रिसाइड करता है। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाते हैं तो डीप स्टेट बेसिकली रेफर्स टू अ हिडन और अ क्लैंडस्टाइन नेटवर्क ऑफ पावर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ अ नेशंस इलेक्टेड लीडरशिप। अब हिडन और क्लैंडस्टाइन एक समय पे था, आज के दिन इट इज प्रीटी ऑब्वियस टू फिगर आउट कि क्या है, किसके पास पावर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पावर दिखता है इन द एक्शंस ऑफ द इलेक्टेड लीडरशिप, राइट? तो डीप स्टेट अगर हम जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में जाते हैं सबसे ज्यादा यूज किया गया था ड्यूरिंग मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जो कि मॉडर्न डे टर्की के फादर माने जाते हैं, राइट? नाउ जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की में एक रिपब्लिकन स्टेट, एक मॉडर्न डे स्टेट एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने इस स्टेट में जो बदलाव लाने थे, जैसे काफी मॉडर्निटी, काफी वेस्टर्न आइडियाज उन्होंने इंपोज किए थे, उनको सपोर्ट करने के लिए
उन्होंने एक क्लैंडस्टाइन नेटवर्क ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। और ये पॉलिटिकल ऑफिसर्स, उनका एजेंडा ये था कि जो भी चेंज आ रहा है उसको लेजिटिमाइज किया जाए, लोगों में ये नरेटिव फैलाया जाए कि यही सही दिशा है, बीइंग वेस्टर्न इज द राइट वे। नाउ ये क्यों हुआ था? क्योंकि he wanted to break the shackles of Ottoman Empire, he wanted to break all the rules and regulations जो पहले Ottoman Empire ने रखा था, and he wanted to move Turkey towards westernization, a modern day state। and इसमें हम कई there are debates and lot of things कि क्या वो सही decision था, नहीं था, जिस तरीके से किया था क्या वो सही था कि नहीं, बट हम उस particular debate पे नहीं जाएंगे। हम ये समझेंगे कि भाई जब उन्होंने ये सारे चेंजेस लाने की कोशिश की थी, उन्होंने इन चेंजेस को सब्सटैंशिएट करने के लिए एक क्लैंडस्टाइन ग्रुप बनाया था जो कि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे। दे वर द इन्फ्लुएंसर्स ऑफ दैट डे। एंड ये जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनका एक ही काम था कि भाई जो डिसीजन को सपोर्ट करे उसको नरेटिव को स्ट्रेंथन किया जाए। Can you find some similarity with what is happening today? चलते हैं आगे। अब आते हैं कि इनके लिए क्या फायदेमंद था। Why would they support the government and the government's directions? इनके लिए फायदेमंद ये था कि भाई they could reach the corridors of power. They could dictate कि हाँ भाई हम भी we are also someone who the leader listens to. We are very close to political leadership। तो एक काफी convenient relationship था इस clandestine network और लीडर मुस्तफा कमल अतातुर्क का। अब उसके बाद अगर हम प्रेजेंट डे के एग्जाम्पल्स लें तो इसमें सबसे पहला आता है ईरान, राइट। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद यू हैव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आयतुल्ला विच इज सुप्रीम लीडर का पोजीशन। ईरान में इलेक्शंस होते हैं, ईरान में वोट्स काउंट प्रॉपरली होते हैं, एंड जो इलेक्टेड लीडर हैं वो बायलैटरल विजिट्स, डोमेस्टिक पॉलिसी, सभी चीज में उन्हीं का नाम जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर कोई भी चेंज लाना है, दैट इज अगर ईरान को न्यूक्लियर बनना है या ना बनना है, या हिजाब लॉ में चेंज लाना है, या कोई एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाना है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के परमिशन से ही किया जाएगा। अब सुप्रीम लीडर का जो पोजीशन है वो इलेक्टेड पोजीशन नहीं है। सो द एंटायर पावर बेसिकली रिसाइड्स विद आयतुल्ला। तो अब ईरान में इलेक्शंस हो या ना हो, जब हम ईरान बिकमिंग अ न्यूक्लियर स्टेट की बात करते हैं, वी आर बेसिकली डीलिंग विद द आयतुल्लाह's ऑफिस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि नहीं इलेक्टेड लीडरशिप है, इजी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा अपने लोगों के खिलाफ जाने के लिए, बट ये कैलकुलेशंस यहां पे नहीं बैठती है, बिकॉज यहां पे पावर रिसाइड करता है एक इंडिविजुअल और उनके ऑफिस पे, एंड दैट इंडिविजुअल कैन टेक अ डिसीजन जो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं लिया जा सकता है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि पर्दे के पीछे किसके पास एक्चुअल पावर है व्हेन इट कम्स टू ईरान। आते हैं पाकिस्तान, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, एंड ये सभी को पता है कि पाकिस्तान में लीडर्स इलेक्ट नहीं होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। कौन करता है सिलेक्शन? पाकिस्तानी मिलिट्री करती है। अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था वो तो क्लियरली दिखा था कि भाई हो क्या रहा है। एक तरफ इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया गया, नवाज शरीफ को वापस लाया गया, पर उनको नहीं बनाया गया, उनके ब्रदर शहबाज शरीफ को बनाया गया एज द लीडर ऑफ पाकिस्तान। ये जो सारा जो चीज चलता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा, और ये सभी को पता है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी है, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ये कहता है कि अगर कभी भी मिलिट्री को ऐसा लगे कि जरूरत है मिलिट्री को पावर लेने का, क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो मैनेज नहीं कर पा रही है, तो मिलिट्री
can use this doctrine of necessity and come to power. Basically saying military coups allowed हैं, justified हैं, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के वजह से कई मिलिट्री कूज हुए हैं पाकिस्तान में, बट हाल ही में पाकिस्तानी मिलिट्री को समझ में आने लगा कि यार ये मिलिट्री कू के वजह से इंटरनेशनली बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करना पड़ता है। तो उन्होंने एक चीज किया कि भाई वो गए नेशनल असेंबली में और एक बिल पास करवा दिया। और बिल क्या कहता है कि भाई जो टर्म है ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी वो एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अनदर 5 years. So it is no longer just 5 years or एक डिफाइंड टर्म, इट कैन नाउ बी एक्सटेंडेड। इंटरेस्टिंग है कि ये जो 10-year टर्म के लिए बात एक्सटेंशन पे बिल किया गया था वो नेशनल असेंबली में 24 मिनट में पास किया गया है। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन अगर कोई भी बिल 24 मिनट में पास हो रहा है तो पावर किसके पास है। अब प्रॉब्लम क्या होता है जब हम आर्मी से डील करते हैं, आर्मी को हमेशा एक दुश्मन चाहिए होता है टू लेजिटिमाइज कि भाई हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है। आप आम जनता के पास जाके जब आप बोलोगे कि भाई जो देश का बजट है उसमें से इतना परसेंट, सबसे ज्यादा परसेंट डिफेंस में जा रहा है, आपको ये बताना जरूरी होगा लोगों को कि क्यों जा रहा है, क्यों लोगों के एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जा रहा है ये। तो उस समय पे दुश्मन का क्रिएशन होना जरूरी है, ये कहना जरूरी है कि देश खतरे में है एंड हु इज द एनिमी, ऑफ कोर्स इंडिया। तो इट इज नेसेसरी, इट्स अ नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान टू कॉन्स्टेंटली बी इन दिस दैट हम लोग खतरे में है, इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है, इंडिया हमें, अगर हमने वेपन्स नहीं क्रिएट किए तो इंडिया हमारे ये जमीन ले लेगा, वो कर लेगा। इसीलिए मिलिट्री हैज टू बी इन पावर, इसीलिए legitimization of all the budgeting that happens takes place. इसी चीज को चैलेंज करने के लिए इमरान खान और उनकी पार्टी ने कई प्रोटेस्ट किए हैं और सारे प्रोटेस्ट को दबा दिया गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पावर रिसाइड्स विद द पाकिस्तानी मिलिट्री। आते हैं नेक्स्ट, चाइना की बात करें तो चाइना में जो डीप स्टेट है, इट इज नॉट रिलीजन, इट इज नॉट मिलिट्री, बट इट इज द कम्युनिस्ट पार्टी। अब एक पार्टी है सिर्फ, कोई और पार्टी है ही नहीं, एंड जो पार्टी के मेंबरशिप है वो ड्रॉ करती है 10% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन से। दैट मीन्स अगर आप चाइना में हो, आप कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते हो, आपको हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में रहना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई पावरफुल पोजीशन में जाना है तो आपको पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। एंड इसी वजह से पार्टी का जो होल्ड है ऑन ऑल मैटर्स, डोमेस्टिक फॉरेन, सब सारे मैटर्स में, वो बहुत ही स्ट्रांग है। कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, पूरी मीडिया वो कवर करती है, कंट्रोल करती हैं, पूरी लीडरशिप वो कंट्रोल करती हैं, क्या पढ़ाना है, कैसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें एक ही पार्टी कंट्रोल करता है। तो जो भी इस पार्टी का चेयरपर्सन होगा उसी के पास एक्चुअल पावर होगा। अब इंटरेस्टिंग बात है कि 2018 से जी जिनपिंग ने ये चेयरमैनशिप अब कंटिन्यूअस रख लिया है। पहले क्या था कि 2 टर्म के लिए कोई भी इंडिविजुअल प्रेसिडेंट बन सकता है, बट अब क्या उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि 2 टर्म तो नहीं, हम इनडेफिनेटली बनेंगे प्रेसिडेंट। तो जी जिनपिंग ने जब ये चेंज किया, he did it as the leader of कम्युनिस्ट पार्टी, इसीलिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। अब जब आज की बात करें, बिकॉज ही कंटिन्यूज टू बी द लीडर ऑफ द पार्टी, आज भी कोई रेजिस्टेंस है नहीं। So he is not only the leader of the country but leader of the party as well, and इसी वजह से as an individual he holds all the power. It is not because of the position but because of the party. इसीलिए डोमेस्टिकली कभी भी कोई रेवोल्यूशन या कोई भी ग्रम्बलिंग या कोई रेजिस्टेंस आपको दिखेगा ही नहीं चाइना में। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये कंट्री को ऐसे ही जीना है तो वो ऐसे ही जिएंगे, लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर दे, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ बोलने का। तो यहां पे डीप स्टेट आपको दिखता है इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब
मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि मैंने ये बताया कि आपके पास एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया आयतुल्ला का व्हेन इट कम्स टू ईरान। मैंने एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान का, जहां पे मिलिट्री इज द डीप स्टेट, एज वेल एज चाइना जहां पे आपका कम्युनिस्ट पार्टी इज द डीप स्टेट। अब ये तीनों एग्जाम्पल्स में आपको दिखने लगेगा कि भाई ये तो हम अथॉरिटेरियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। सिमिलरली आपको रशिया में भी ये दिखेगा, नॉर्थ कोरिया में ये दिखेगा। तो बेसिकली सारे एग्जाम्पल्स तो अथॉरिटेरियन कंट्रीज के ही लिए जा रहे हैं। तो क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डीप स्टेट नहीं होता है? और इसी चीज को चैलेंज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, यूएस में भी डीप स्टेट है। बट यहां पे मेरे को आई वांट टू मेक टू डिफरेंशिएशंस हियर। डोनाल्ड ट्रंप के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर हम डीप स्टेट ऑफ यूएस को समझें, वो बेसिकली रेफर कर रहे हैं टू द ब्यूरोक्रेट्स। ही इज रेफरिंग टू द फेडरल ऑफिसर्स जो कि इतने साल से सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेट्स की बात ही सुनते हैं, एंड दे आर द वंस हु आर द डीप स्टेट। सो to change the bureaucrats, to change the left-leaning federal agents, उन्होंने एक गवर्नमेंट एफिशिएंसी का डिपार्टमेंट बनाया है, रन बाय इलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी, एंड ही हैज टास्क्ड देम कि भाई ये डीप स्टेट के अगेंस्ट वॉर करके इनको हटाया जाए। अब इसके रिटर्न में जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है यूएस में, उन्होंने कहा कि भाई ब्यूरोक्रेट्स या फेडरल एजेंट्स तो है ही नहीं डीप स्टेट, they are the pillars of the government, of the country. Government तो आती जाती रहती है, they are the ones who continue. But actually में it is Elon Musk and Vivek Ramaswamy who are the deep state, जो अपने agenda के लिए they are changing the entire bureaucracy, the federal system, and उनके agenda में अगर आप देखोगे इसके पूरे change के वजह से ये एक श्योर होगा कि रिपब्लिकन पार्टी पावर में रहे आगे भी जाके। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सर्टेन चेंजेस इन द वे द गवर्नमेंट फंक्शंस। ये तो हो गया एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द डीप स्टेट इज व्यूड बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज रिपब्लिकन पार्टी। बट ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं, यूएस में जो डीप स्टेट है वो एक्चुअली मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं। इफ यू सी फ्रॉम द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएस में एक बहुत बड़ा नेक्सस है बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड द कॉर्पोरेट्स। उस समय पे इंडस्ट्रियलिस्ट्स एक ह्यूज लॉबी था उनका, एंड इसी वजह से दिस लॉबिंग के प्रेशर टैक्टिक्स के वजह से कई पॉलिसीज पे काम नहीं किया गया है, जैसे कि द गन लॉबी, जिसकी वजह से आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है टू एक्चुअली come up with some gun laws, कि abolish gun laws, I mean, kind of abolish the use of guns. कोई भी private individual ऐसे guns लेके नहीं घूम सकता है, इस पे कोई नहीं काम किया जा रहा है क्योंकि there is a strong gun lobby, support the gun lobby, right? Now similarly there is a very strong military industry lobby जो कि यूएस में काम करता है, and they have been the ones to kind of fuel the warmongeringness of US. हमेशा ये जो यूएस कहता रहता है ना कि भाई हम वॉर में जा रहे हैं, हम अग्रेशन दिखाएंगे, हम यहाँ पे ड्रोन्स भेज रहे हैं, हम ये वेपन्स बेच रहे हैं। भाई वेपन्स बना रहे हैं, उनको बेचना है, इसीलिए उनको वॉर चाहिए। इट्स कंप्लीटली profit driven by this military industrial lobby. So that has been a very strong deep state in US. In the last few years you do see these names and their companies becoming the new deep state, जहां पे data अपने पास रख के they have been calling the strings of power, right? Now they have not only the billionaires of the world, but they are also the ones who are controlling the technology war. They are also the ones who are controlling data of multiple countries, जिसके वजह से they are also the ones who are pulling the strings behind the elected government. तो ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन के बेसिस में ये दोनों है डीप स्टेट ऑफ यूएस, बट ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप ही इज सीइंग द डीप स्टेट इन द फॉर्म ऑफ द फेडरल एजेंट्स। अब आते हैं इंडिया की बात करते हैं कि डीप स्टेट, तो इसमें मेरे को रेफर करना पड़ेगा टू अ बुक written by Josie Joseph, The Silent Coup, A History of India's Deep State. एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है,
बट इस किताब में ऑथर ने क्लियरली लिखा है कि हमेशा आपको एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही डीप स्टेट नहीं होता है, कई बार आपको नॉन मिलिट्री आर्म जैसे कि पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, बट इनको यूज करते हुए प्रेशर टैक्टिक्स किया जाता है, इनको भी डीप स्टेट कहा जा सकता है। एक बहुत कॉमन कहावत है कि जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान, दे गॉट द जनरल्स, वी गॉट द ब्यूरोक्रेट्स, एंड दिस अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू द फाइनल आर्ग्यूमेंट दैट बहुत सारे स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं, स्पेशली इन दिस बुक, दैट द ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया एट सम लेवल वर्क्स लाइक द डीप स्टेट. They are the ones who are pulling the strings of power behind any elected government, and they are the accountability of certain decisions are missing. Of course, I would love to hear what is your opinion कि इंडिया में डीप स्टेट है क्या आज के दिन पे, एंड क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही है या कोई और भी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर लॉबीज वर्क एज अ डीप स्टेट इन इंडिया. With this, I come to an end to today's lecture. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.